आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रज़ा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नजीबाबाद की वरिष्ठ समाज सेविका आज आपके सामने होंगी। अगर हम बात करें तो एक अच्छी डॉक्टर हैं, उसी के साथ अच्छी समाज सेविका हैं, उसी के साथ एक अच्छी सबसे अच्छी बात यह है कि वो सबसे अच्छी इंसान है। हम बात करें तो लोगों की खिदमत के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। नजीबाबाद की वरिष्ठ चिकित्सक हैं। अब मैं तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि चेहरे पर हल्की सी उनकी हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तमाम पेशेंट उनकी मुस्कुराहट से सही हो जाते हैं। अगर हम उनके लिए कहें कि एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखना चाहते हो अगर मेरी उड़ान को, देखना चाहते हो अगर मेरी उड़ान को, तो पहले ऊंचा करो इस आसमान को। मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ नजीबाबाद की डॉक्टर राखी अग्रवाल जी का। मोस्ट वेलकम मैम, शख्सियत कार्यक्रम में लाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू बिजनौर स्पीड न्यूज़ फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम शख्सियत प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, मुझे कोई शख्सियत समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत कीमती टाइम होता है, उसके साथ साथ आप ने थोड़ा सा वक्त दिया, इसलिए शुक्रिया। थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछने हैं जो जनता के हैं। जनता आपसे पूछना चाहती है। होता क्या है, कुछ लोग लिहाज करते हैं, पूछ नहीं पाते। लेकिन हमने कोशिश की क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसके अंदर लोगों की जो बात है, जो दिल की बात है, वो लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले तो ये थोड़े से तीखे भी होंगे, वो आप उसका जवाब दीजिएगा। तीखे के बगैर मजा नहीं है ना, खाने में मीठा तीखा सब कुछ होना चाहिए, ना ज्यादा मीठा होना चाहिए ना ज्यादा तीखा। चलिए मैम से हम सवाल करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैम बड़ी व्यस्त रहती हैं और व्यस्त के साथ साथ उन्होंने आज अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम शख्सियत में उनका हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल करते हैं कि वो यहाँ नजीबाबाद के हमारे शख्सियत कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम बात करें तो नजीबाबाद के अंदर नहीं, पूरे ज़िले के अंदर एक ऐसी महिला है जिसके लाखों फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर हैं। ये इनकी अपनी मेहनत से लाखों फॉलोअर्स मैडम डॉक्टर राखी जी को फॉलो करते हैं और इनकी एक पोस्ट पे हज़ारों लाइक आ जाते हैं। तो लाखों फॉलोअर्स को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जो कि मैम को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो हमने तो बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और हम तो ये कहते हैं कि मैम तो पहली ऑलरेडी शख्सियत है ही, क्योंकि सोशल मीडिया ने उन्हें शख्सियत घोषित कर रखा है कि वो इतनी कुछ नहीं है। तो मैम के लिए बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे एक छोटे से प्रोग्राम में आए। हम ये पूछना चाहते हैं मैम, सबसे पहले आप हमेशा निस्वार्थ सेवा करती हैं और कोशिश करती हैं कि सखी वेलफेयर से कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचे। सवाल ये बनता है जनता का कि इस सखी वेलफेयर सोसाइटी से कितने लोग को फ़ायदा अब तक पहुँच चुका है। सखी कहें तो मेरी समाज सेवा का एक अंश है। सखी वेलफेयर सोसाइटी मेरी समाज सेवा का एक बहुत छोटा सा अंश है, क्योंकि मैं समाज सेवा कर रही हूँ कुल 15 साल से। लेकिन सखी वेलफेयर सोसाइटी का जो निर्माण है उसको मैंने 4 साल पहले किया था, क्योंकि सब लोग कहते थे आप हर जगह जाके बिट्स एंड पीसेस में काम करती हैं, तो क्यों ना इसको एक कंसोलिडेट करके, अगर एक एनजीओ होता है उसका बड़ा नाम होता है। और कई जगह मैं हमेशा झिझकती थी एनजीओ का नाम खोलने से, क्योंकि मुझे लगता था कि एनजीओ के साथ लाखों बातें जुड़ी होती हैं कि ये लोग पैसा लेते हैं और फिर उसको वेस्ट करते हैं। तो सखी वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण 4 साल पहले हुआ था, जबकि हमारा जो सिलाई स्कूल है जिससे हज़ारों महिलाओं को निःशुल्क हम सिलाई की क्लासेस दे चुके हैं, उनमें से कई महिलाएं अपना बुटीक भी चलाती हैं, गांव वगैरह में अपने कपड़े भी खुद सिल लेती हैं और उसको एक कारोबार की तरह भी लेती हैं। तो उसको लगभग आज 9 साल हो चुके हैं। एक सिलाई केंद्र है जो हज़ारों महिलाओं को बेनिफिट कर चुका है, वो अब सखी के अंडर ही आता है। और सखी के थ्रू हम एक सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया हुआ है हमने, जिसके हम हाइजीनिक सैनिटरी पैड्स बेचते हैं और एक हाइजीन वॉश बेचते हैं। लेट मी टेल यू कि सखी को कोई फंड नहीं करता, सखी की सारी फंडिंग मैं खुद करती हूँ। मैंने आज तक किसी से डोनेशन नहीं ली और मेरा कोई डोनेशन लेने के लिए ये वो था भी नहीं कि मैं डोनेशन लेने के लिए एक एनजीओ बनाऊं। एनजीओ बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एनजीओ से सारा काम एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा, पता लगेगा लोगों को कि ये काम सखी द्वारा हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत काम करती थी लेकिन उसका क्रेडिट मैं कभी लायंस क्लब को, कभी रोटरी क्लब को, कभी किसी के लिए देती थी। क्रेडिट भी लेने की बात नहीं थी, मुझे ये था कि मैं जिसमें अपने तरीके से काम कर सकूं जिससे इफेक्टिव काम हो। मेन चीज़ ये थी कि कुछ बदलाव ही नहीं आता था, हम थोड़ा थोड़ा जाके कहीं दान दे देते थे,
लेकिन कोई बदलाव ही नहीं आता था। तो मुझे चाहिए था कि मैं कोई एक ऐसा ब्रांड बनूं जो बदलाव ला सके। तो सखी उसी का अंश है। लगभग 9 साल पहले आपने बताया सखी वेलफेयर सोसाइटी। सखी का निर्माण 4 साल पहले हुआ है, पर मैं 15 साल से वो करती हूँ सोशल वर्क। आई थिंक 4 साल से आपने कहा कि सखी का निर्माण हुआ है। सखी का जो वेलफेयर सोसाइटी है, इसकी फाउंडेशन आपकी द्वारा की गई है। मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसकी प्रेसिडेंट है आप। जी। मैम, इसके अंदर अभी तक जो है, जैसे 4 साल आपने बताया है, एक बड़ी संस्था के नाम पे ये उभरी है और अक्सर लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है कि सखी वेलफेयर सोसाइटी नजीबाबाद में बहुत अच्छा वर्क करती है, चाहे सिलाई से संबंधित हो या मेहंदी प्रतियोगिता। हम भी काफी बार अपने चैनल पे दिखा चुके हैं। तो इसमें जो लड़कियां हैं, क्या उनसे आप फीस लेती हैं निःशुल्क उन्हें? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। जो लड़कियों से फीस या रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं लेते। हाँ, जो ब्यूटिशियन का कोर्स हुआ था उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ब्यूटिशियन के कोर्स करवाने वालों से ली गई थी, लेकिन उसी जितनी की रजिस्ट्रेशन थी उसी का एक किट उनको दिया गया था। तो हमने कभी कोई फीस नहीं ली लड़कियों से ना, बल्कि बहुत सारा हम उनको काम भी देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ लड़कियों को सिखाने के लिए हमारा जो मैं बहुत सालों से भ्रूण हत्या के लिए, आपको शायद बहुत से लोग हैं जो जानते हैं, बेटी बचाओ मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बाद में आया है। आप देखिए, आप भी नहीं जानते, मैं 2008 से भ्रूण हत्या के लिए काम कर रही हूँ। तो जो लोग मुझे अब जानने लगे हैं वो ये नहीं जानते कि मैं 2008 में सबसे पहला प्रोग्राम किया था मैंने नजीबाबाद के अंदर, जिसमें 450 लोगों ने अटेंड किया था भारत बैंक्वेट हॉल में। जिस प्रोग्राम का लक्ष्य ये था कि हम भ्रूण हत्या के खिलाफ सारे डॉक्टरों को, सारे लोगों को एकत्रित करके उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाएं। और मैंने एक म्यूजिक वीडियो भी बनाया है भ्रूण हत्या के लिए और एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरा जो मूल उद्देश्य था भ्रूण हत्या को खत्म करना था। उसी से सखी वेलफेयर सोसाइटी का जन्म हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि महिला को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और किसी भी तरीके से हम लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। जब हमें लड़कियां बोझ नहीं लगेंगी, जब वो अपना कमाई खुद करेंगी, तो क्यों हमें बोझ लगेंगी? क्यों हम नहीं चाहेंगे कि हमारी लड़कियां हों? तो ये इसको निर्माण करने का सखी वेलफेयर सोसाइटी बाद में आया। तो उसी में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने का हमारा उद्देश्य है, चाहे वो सिलाई की हो, पिकल मेकिंग हो, पर्स मेकिंग हो, बैग्स मेकिंग हो, या ब्यूटिशियन हो, या सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब महिलाओं को रोजगार देने के लक्ष्य से मैंने शुरू की हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं अपनी रोजी रोटी का कोई ना कोई जरिया बनाएं। तो सखी वेलफेयर सोसाइटी इस तरीके से काम करती है। कम शब्दों में कहें तो आपने जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिपेंड, उनके अपने पैरों पे खड़े करने के लिए ये मुहिम चलाई है, बिल्कुल, जिसका कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा है लोगों को। बिल्कुल। अभी तक कितने लोग लड़कियां या महिलाएं इससे फायदा ले चुकी हैं? लगभग बहुत हजारों महिलाएं सिलाई स्कूल से अगर हम गिने तो आई थिंक 2 साल पहले जब मैंने गिना था तो 1500 लड़कियां ऑलरेडी ले चुकी थी। तो निरंतर हमारे पास 40-50 का बैच हमेशा रहता है सिलाई स्कूल के साथ। हम टीबी के बच्चों को भी हमने गोद लिया हुआ है, जिसकी वजह से आनंदी बहन जी जो हमारी गवर्नर है उनके द्वारा हमें सम्मानित किया गया था। टीबी के बच्चों को भी हमने गोद लिया है, उनको हम अपनी तरफ से हाई प्रोटीन डाइट पहुंचाते हैं। और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मेन अवेयरनेस का काम है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में जाकर इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लेक्चर्स देती हूँ, ताकि जो हमारी आज की जनरेशन है वो ये रूढ़िवादी सोच के साथ ना चले, जैसे कि दहेज प्रथा है या आपके भ्रूण हत्या है, ये सब रूढ़िवादी सोच के साथ ना चले और आगे जाके एक अच्छे प्रतिनिधित्व का निर्माण कर सके, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सके। मैम, अभी आपने कहा कि बेटी बचाओ अभियान में आप बहुत वक्त तक लगी रही, लेकिन उसी के साथ साथ आप कहीं ना कहीं शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हमेशा उठाती रहती हैं। जैसे एक अच्छे खेल के मैदान की आपने बड़ी मांग की, पार्क की आपकी लड़ाई चल रही है, आप हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाती रहती हैं, जिसमें अगर मुख्य मुद्दा आपका नजीबाबाद में सौंदर्यीकरण को लेकर पार्क है, इसमें आपने क्या क्या कार्य किए अभी तक? 12 साल पहले मैं जब लायनस क्लब की प्रेसिडेंट बनी थी पहली बार, तो मैंने एसडीएम को मेरे दिमाग में आया कि हमारे नजीबाबाद में पार्क नहीं है। तब मुझसे बताया गया कि जो हमारे नजीबाबाद में स्टेप ग्राउंड है वो एक बहुत अच्छी जगह है, उसमें पार्क होना चाहिए। पर मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसका क्या समीकरण है, क्या उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। तो हम कई सालों तक एक मुद्दे को लेकर बिना सोचे समझे, बिना उसके आगे जाए, बार बार उसको उठा लेते थे, क्योंकि उस समय शायद लगता था कि हमारी कोई बात ही कहाँ सुन रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मेरी बात लोगों ने सुननी शुरू की तो मैंने भी गहराई से सोचना शुरू किया कि इस पार्क के मुद्दे में आखिर परेशानी क्या है। पार्क जो है वो जीआईसी का पर्सनल ग्राउंड है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का। हालांकि गवर्नमेंट की सभी चीजें सभी लोगों के इस्तेमाल करने के लिए होती हैं,
लेकिन वो केवल हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम उसका सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, जो कि कराने के लिए आज तक नजीबाबाद में किसी ने भी नहीं सोचा। और अगर कोई ऐसे शासनिक या प्रशासनिक पोजीशन पे है जिसको गवर्नमेंट से पैसा आता है, ना कभी किसी ने कोशिश की कि उस पैसे को अलॉट करवा के वो इसके बारे में भी सोचे। और बाकी चीजें तो आपको पता ही है कौन सी क्या चीज कितनी देखी जाती है। तो इस साथ साथ जब मुझे सहारनपुर के स्टेडियम का पता लगा, मुझे पता लगा कि ये गवर्नमेंट का ही स्थान है, तो वहां पे एक प्रोस्पेक्ट है, एक स्कोप है। तो अब मेरी कई जगह मैं उसकी वो अर्जी पहुंचा चुकी हूं, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम ऑफिस तक ये जा चुकी है। सीएम के कई सारे ट्वीट्स भी मैं देखती हूं कि वो कह रहे हैं कि हर गांव में एक पार्क होना चाहिए। पार्क की समस्या सबसे बड़ी नजीबाबाद में है कि हमारे पास अभी लैंड नहीं है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि लैंड हम कोटद्वार रोड पे खरीदें और उसमें करें, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो जितनी भी चीज है, जैसे इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाए, जो स्टेप ग्राउंड है, और जो खेल का मैदान उधर सहारनपुर में है उसको एक प्रॉपर मिनी स्टेडियम, नहीं तो अच्छे से प्लेग्राउंड गेटेड जो वो बनाया जाए, ताकि जितने भी खेल प्रतिभाएं हैं कम से कम वो गलियों में ना खेलें, वो कम से कम उनके पास एक पार्क हो। मेरे बचपन जो है लाजपत नगर से शुरू हुआ, वहाँ हर ब्लॉक में एक पार्क था, दिल्ली के लाजपत नगर में। तो मेरा काम यही होता था कि मुझे नहीं याद कि मैंने कब होमवर्क किया हो, अगले दिन सुबह बस में करती थी स्कूल की होमवर्क, तो मेरा काम होता था घर में आए बैग फेंका पार्क में चले गए। तो इस तरह के बचपन मैंने जिया हुआ है। और जब मैं देखती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, वो गलियों में छोटे छोटे बैट्स और बॉल्स लेके नालियों के अंदर उनकी बॉल जाती रहती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे बच्चे तो बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे दुख होता है कि काश मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकती होती। मैम, अक्सर देखा जाता है कि जब आप जनहित के मुद्दे उठाती हैं तो आपकी आलोचनाएं भी बहुत होती हैं कि मैम दिखावा करती हैं, मैम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करती हैं अपना आपको कि मैं बहुत जनहित के मुद्दे उठाती हूँ। आलोचकों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आलोचकों की अपनी प्रॉब्लम है। जो मेरे से जल रहा है, तो वो जो जल रहा है उसे ही अपने पानी ढूंढना पड़ेगा ना, वो किस चीज से पानी डाले। मुझे आलोचकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे तक कोई आलोचना पहुंचती नहीं है। मैं अपनी धुन में सवार हूँ, मैं जो करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ। कभी पहुंच जाए तो हाँ, नहीं पहुंचती भी है, बहुत सी भी पहुंचती है, इस कान से अंदर जाती है, इस कान से बाहर निकल जाती है, पता ही नहीं लगता, रजिस्टर ही नहीं होती दिमाग में। लोड नहीं करती है? हाँ? लोड नहीं लेती दिमाग में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं लिया। शायद शुरू में लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग शायद मुझे ठीक से नहीं समझते। मुझे लगता है अब इतने साल हो गए, 15 साल से लोग जानते हैं कि मैं यही काम करती हूँ। अगर कोई बात होती, अगर आपके अंदर हुनर ना हो ना, तो आप 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर थक जाएंगे। लेकिन 15 साल हो गए मुझे सोशल वर्क में, तो मुझे नहीं लगता, जिसको जो सोचना है कि शो ऑफ जहां तक है, तो आजकल का जमाना ही शो ऑफ का है। पहले मुझे लगता था, मैं जैसे आप सब लोगों को ये पता ही नहीं है कि अब आप मेरे को 3-4 साल से जानते हैं, काम तो मैं 15 साल से करती हूँ, तो 3-4 साल से फर्क क्या हुआ है कि मैंने सोशल मीडिया पे अपना काम डालना शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने काम अब करना शुरू किया है। तो आलोचक तो हमेशा रहेंगे, जितनी आलोचना हो रही है उतना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, कहना है हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आलोचकों को आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लोगों का कहना है कि डॉक्टर मैम जो राखी हैं, ये अगर एक अच्छी मोटिवेशन भी हो सकती है, जैसे कि संदीप माहेश्वरी हैं, सोनू शर्मा जैसे, अगर ये मोटिवेशन का भी थोड़ा सा क्लासेस लोगों को दे तो शायद इनसे बहुत लोग मोटिवेट हो। आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी मैं मेरठ गई थी और मेरा फर्स्ट मोटिवेशनल लेक्चर था। मोटिवेशनल लेक्चर से फायदा क्या होता है ना, आप अपने आप भी मोटिवेट होकर आते हो। आप सिर्फ दूसरे को दे के नहीं आ रहे, आप दूसरे को अगर 1% दे रहे हो तो 100% खुद भी लेकर आ रहे हो। और रियली मैंने सोचा कि मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि मुझे ये लगने लगा कि प्रोबेबली मुझे भी जाना चाहिए और लोगों को और बच्चों को ये मोटिवेशन देना चाहिए। फिर कुछ बच्चे ऐसे थे, उन्होंने मुझे कुछ इस तरह के सवाल करे और मैंने अपने आप को ये सोचा कि जब मैं इनकी उम्र में थी, अगर मुझे वो गाइडेंस मिल जाती जो मैं आज इन्हें दे रही हूँ, तो शायद मेरा जो आई थिंक ग्रोथ ग्राफ है वो बहुत ऊंचा होता। तो मोटिवेशनल लोग जो हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। मेरे नहीं, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं। क्या मैम भी किसी मोटिवेशन को सुनती हैं? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत मोटिवेशनल कोट्स देखती हूँ, लेकिन मोटिवेशनल कोट्स, मैं हमेशा मोटिवेशनल कोट्स ही देखती हूँ। तो मोटिवेशनल कोट्स में देखकर मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस बात से रिलेट कर सकती हूँ कि नहीं। मुझे लगता है ये बात मेरी समझ में आ रही है
तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, फिर मैं सही फ्रीक्वेंसी पे चल रही हूँ। बहुत से लोग देखते हैं संदीप माहेश्वरी को, बहुत से लोग सोनू शर्मा जी को देखते नहीं, मैं ऐसे किसी को शायद नहीं सुनती, मेरे में सुनने की पेशेंस नहीं है, सिर्फ बोलने की है। हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है, और शायद वो होना भी चाहिए एक जागरूक नारी के अंदर। एक महिला शक्ति होने के नाते डॉक्टर राखी अग्रवाल जी बहुत अच्छी सोच की मालिक भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम अगर इनसे पूछें, लोगों का कहना यह है कि आप एक अच्छी अभिनेत्री भी हो सकती हैं, बड़ी फिल्मों में आपका किरदार लिया जा सकता है, आप क्यों नहीं करती? मैं अपना काम, पहले ही मुझे लोग परेशान करते रहते हैं कि आप अपने हॉस्पिटल में कम टाइम देते हो। मैं जितना मैक्सिमम हो सकता है, मेरा सारा ध्यान जो है वो एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस पे है। अगर मैं प्रैक्टिस ना करती होती या डॉक्टर ना होती ना, तो मैं बहुत कुछ होती। और मैं बहुत सी मेरी ऐसी महत्वाकांक्षाएं भी हैं जो मैं पूरी कर सकती थी, लेकिन मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार। अगर कोई बड़े बैनर की फिल्म मिले, बहुत बड़े बैनर की, और अक्षय कुमार और बड़े बड़े स्टार्स के अंदर हों, तो क्या डॉक्टर राखी चिकित्सा को चुनेंगी या फिल्म को चुनेंगी? मैं अक्षय कुमार से बोलूंगी कि मेरी डेट्स या मेरे टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग करोगे, 2-2 दिन करके मैं दे दूंगी, संडे का दिन दे दूंगी, 2-2 दिन करके दे दूंगी। अगर वो मान जाएंगे तो मैं मान जाऊंगी। तो क्या मैम दोनों हाथों में लड्डू लेंगी? बिल्कुल। ये काम जो है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा प्यार है। मैं शायद मूवी में मेरे को कितना लोग याद रखेंगे, आज याद रखेंगे, कल याद रखेंगे, लेकिन ये तो मेरा फ्यूल है ना। बॉडी जैसे इंसान, जैसे कार को पेट्रोल चाहिए होता है, तो उसी तरह मेरे दिमाग को भी कुछ इस तरह की मोटिवेशनल चीजें चाहिए जिससे मैं जिंदगी में आगे बढ़ती रहूं। मैंने हमेशा सोचा है कि अगर मुझे फिल्म या मैं OTT को भी बहुत जल्दी से हाँ नहीं करती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे जो टाइमिंग्स हैं, मैं बहुत कम टाइमिंग दे सकती हूँ। अगर उसमें सब रेडी है तो ठीक है। कभी ऐसा भी दिन आएगा, अक्षय कुमार कहेगा कि जैसे आप कह रही हो ना वैसे वो करना होगा, तब कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि उनका अपने जो है, जो उनका कार्य है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रुचि है, क्योंकि उसमें तमाम लोग उससे फैज़याब होते हैं। फिल्म आज चलती है, कल फ्लॉप हो जाती है, या उसे लोग भूल जाते हैं। हजारों करोड़ों फिल्म ऐसी हैं जो लोगों को याद भी नहीं है। लेकिन मैम की बहुत अच्छी सोच है कि मैं फिल्म को साइड से कर दूंगी, लेकिन अपना जो मेरा अपना ये डॉक्टरी का कारोबार है और जो लोगों को मैं फैज़याब करती हूँ, वो मेरा पहले मायने रखता है। ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई और शायद होता मैम तो कहते मैं फिल्मों में, बड़े बैनर की फिल्म होगी तो इतना इंटरेस्ट नहीं है। इतना इंटरेस्ट होता तो फिर डॉक्टर नहीं बनती। अभी डॉक्टर साहब आप कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती हैं, अमेज़न के ऐड में आप दिखाई दी लास्ट टाइम, तो बड़ा अच्छा आपका वो रहा। उसके लिए कैसा लगा आपको अमेज़न के ऐड? मैं यहाँ से OPD करके गई हूँ, 2 बजे मेरी OPD खत्म हुई है, 5 बजे मैं अमेज़न के ऐड पे पहुंची हूँ। पूरी दिन रात शूटिंग की, 3 बजे मेरा शूटिंग का टेक्स हुए, और मॉर्निंग 3 बजे के बाद ही मैंने अपने ड्राइवर से पूछा चला लोगे गाड़ी, तो उसने कहा, मैंने कहा मैं सोऊंगी, तुम चला लोगे तो बताओ। वो चला के ले आया, 11 बजे मैं वापस अपनी OPD में थी। तो ये है मेरे काम करने की या मेरी डेडिकेशन की। अगर मुझे प्यार दोनों चीजों से है, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि नेम फेम से किसको प्यार नहीं होता। अगर आपको इतनी आसानी से मिल रहा हो, मेरे को नजीबाबाद में बैठे बैठे अगर अमेज़न का ऐड मिलता है तो क्यों नहीं। अमेज़न के ऐड के ऑडिशन की भी बात ऐसी थी कि मैं दिल्ली गई हुई थी, संडे का दिन था, तो मुझसे एक एजेंट है, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, आपको एथनिक कपड़े पहनने हैं। उस दिन मैंने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए थे, तो मैंने कपड़े खरीदे। फिर मैं जाते जाते मैंने कहा मैं इस सीन में फिट नहीं होंगी। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैंने उन्हें मना कर दिया, तो उन्होंने कहा मैम एक बार आप आ तो जाओ, उन लोगों को डिसाइड करने दो, आप हर चीज़ खुद। फिर मैंने सोचा हाँ, मैं यहाँ पे अथॉरिटेटिव हूँ, जो डॉक्टर के नाते आप हर चीज़ पेशेंट के लिए खुद डिसाइड करते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा सही रहेगा। तो उन्होंने कहा आप आ तो जाओ मैम, ये काम आपका नहीं है, ये उनका है। और अच्छा हुआ मैं चली गई उसके इंसिस्ट करने पर, और शाम को ही मुझे पता लग गया कि वो रोल मेरे को मिल गया है। बिंदु सराफ जी का एक सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब से पूछिए कि वो चुनाव लड़ेंगी, क्या बहुत अच्छी शख्सियत है। मुझे इतने लोग ये बात पूछ चुके हैं कि मुझे इस बात पे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले तो जितने भी चेयरमैनी के चुनाव के प्रत्याशी हैं, खुश हो जाएं कि मैं चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ रही, खुश हो जाएं। जिस दिन मैंने चुनाव लड़ा तो मैं जीतने के लिए लड़ूंगी चुनाव। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि मुझे राजनीति ये लगता है पहले तो पैसे खर्चो, वोट खरीदो, फिर उसके बाद पैसे कमाओ और उन्हीं पैसों को कवर अप करो। तो मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं वो जरूरी ही राजनीति में जाते हैं, लेकिन कभी मैं आज के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखती हूँ। अगर मेरे जैसे लोग राजनीति में चले गए जो सच्चे और ईमानदार हैं, जो ना तो वोट खरीदेंगे और ना ही मतलब लोगों का पैसा खाएंगे, तो मुझे लगता है उस दिन आप मान लेना कि सतयुग की शुरुआत हो गई है। तो अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। मैम
कौन सी राजनीतिक पार्टी से आप अच्छा समझती हैं? जो राजनीतिक पार्टी उस समय जीती हुई होगी, क्योंकि अगर आप जीती हुई पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे तो मेरा ये सोचना है, चाहे पार्टी कोई भी हो, मेरा ये सोचना है तो तब तक आप कुछ डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने लिए, मैं अपने लिए कभी नहीं बनना चाहूंगी नेता। मुझे क्या करना है नेता बन के पार्लियामेंट में बैठकर, जब मैं अपने स्थान के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं जीती हुई पार्टी की प्रत्याशी नहीं हूं तो फिर तो लड़ने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। अगर मैं लड़ भी लूंगी, कहीं अपनी ऐश करूंगी, मेरे साथ बॉडीगार्ड होंगे, मेरे साथ, मुझे उन चीजों का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से अपनी पब्लिक लाइफ जी रही हूँ। और सत्ता पार्टी अगर आपको मौका दे, सत्ता पार्टी कहेगा, सत्ता पार्टी अगर मौका दे, मैं आपसे वही बोला ना, मैं कोई वोट नहीं खरीदूंगी। मैं इलेक्शन पे इस तरीके से कभी, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपना कोई कैंडिडेट लूज करना है। प्लस मेरे साथ ये है कि आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं एक नेचुरल लीडर हूँ। मैंने जितनी भी चीजें डाली है सोशल मीडिया पे, चाहे वो मालन नदी की सफाई से लेकर हो या किसी भी पार्क का मुद्दा हो, लोग मेरे साथ रिलेट करते हैं। यूथ मेरे पे ट्रस्ट करता है, यूथ मेरे साथ रिलेट करता है और वो सोचता है कि डॉक्टर राखी ने ये बात कही है तो हमें भी ये बात आगे करनी चाहिए। एक तरह से इंस्पिरेशनल आप कह लीजिए। तो उन लोगों को धोखा देना सही नहीं होगा। तो अगर मैं कभी भी इलेक्शन लड़ूंगी राजनीतिक पार्टी से तो मुझे सभी के वोट चाहिए, बिना धर्म, जाति और उसके। तो ऐसा तो इस राजनीति में कभी होता नहीं, तो बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा भी बताया कि बिंदु सर्राफ जी एक वो बहुत देख रही हैं लाइव इस वक्त वो, तो उन्होंने, हेलो बिंदु जी, उन्होंने कहा है कि मैडम को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मेरे चुनाव लड़ने के साथ साथ बहुत चीजें अटैच्ड हैं। तो लेकिन आपकी इस बात से बहुत लोगों को लंबी सांसें आई होंगी कि चलिए कम से कम मैं चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। ये बहुत दिन से मेरे से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आज लगे हाथ में इसका आंसर तो दे दूं। तो जो लड़ रहे हैं, पर याद रखिएगा कि अगर आपने मतलब कुछ किया नहीं ना इस जगह के लिए, तो मैं आपके पीछे पड़ूंगी। क्योंकि ऐसे क्या होता है, मोस्टली 4 या 10 दिन पहले आ जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ मैं चुनाव लड़ रही हूँ और ये मुझे सिंबल मिल गया है पार्टी का। तो लोगों में चर्चा था, समाज के अंदर चर्चा था कि मैं किसी इस तरह से पार्टी से जुड़ी ही नहीं हूँ। हाँ, पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ प्रकोष्ठ की जिला संयोजक हूँ। लेकिन या तो ये कह लीजिए कि मैं राजनीतिक सोच नहीं रखती, सोशल वर्कर की सदस्यता बीजेपी के पास है। हाँ, वो तो हमारे पास आपका रिजल्ट, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आप बीजेपी को लाइक करती हैं, ठीक है, आपको सबका अपना, वो हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है। लोकतंत्र है मैम, नहीं लोकतंत्र तो है ही है साथ में, लेकिन अभी राजनीति को मैं उस तरह से लाइक नहीं करती जैसे ये एक आइडियोलॉजी। आपने कहा मैं बीजेपी के प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई हूँ, अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दे नगर पालिका में, क्या उनके लिए प्रचार प्रसार करना अच्छा समझेंगे आप पार्टी का? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिपेंड करेगा कि वो कैंडिडेट कैसा है। अगर मजबूरी में करना पड़ा, देखिए बिकॉज क्योंकि मैं एनजीओ प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई हूँ तो मैं पार्टी के साथ ही हूँ, तो ठीक है। लेकिन अगर वो कैंडिडेट अच्छा ना हुआ तो शायद मैं ना कर दूँ। ये तो पार्टी ने पहले तय कर दिया, गलत या सही? तो मेरे को पार्टी की वो जरूरत उसको होती है जिसने आगे राजनीति में अपना करियर बनाना हो। मुझे किसी भी तरह से ये, मैं बंधी हुई नहीं हूँ किसी भी चीज से। मुझे अगर कैंडिडेट अच्छा लगेगा तो एक तो वो बात है, दूसरी चीज आइडियोलॉजी के साथ भी मैं चलती हूँ। मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ। कल को अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये इस तरीके से नहीं, ये जनहित में नहीं है कोई चीज, मेरे लिए सिर्फ एक ही मेरा दिमाग काम करता है, पार्टी वार्टी को नहीं सोचती, जनहित। अगर कहें तो बॉन्ड होके काम करना नहीं चाहती मैम? बॉन्ड होके मैं नहीं कर सकती काम, मेरी शख्सियत ही ऐसी नहीं है। फ्रीडम माइंड, फ्रीडम सोच के साथ ये काम करना चाहती हैं। अगर उनका लगा कि हाँ प्रत्याशी सही है और जनहित, फ्रीडम में भी दूसरी चीज ये है कि मैं राजनीति से उठकर सोचती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है कि मैं राजनीति क्या है। राजनीति बेसिकली क्या है, ये वो इतने वोट इस ग्रुप के हैं, इतने वोट उस ग्रुप के हैं, इतने वोट उस ग्रुप के हैं। मैं उस तरह से सोच नहीं सकती। मेरे लिए जब मैं पार्क का मुद्दा उठा रही हूँ या मालन नदी का मुद्दा उठा रही हूँ या भ्रूण हत्या का मुद्दा उठा रही हूँ, आप समझिए कि मेरी शख्सियत नहीं है वैसी। मैं मुद्दे को उठाती हूँ तो जेंडर भी नहीं देखूंगी, वो भी नहीं देखूंगी कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। तो मेरे लिए राजनीति की समीकरण अपने दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल है। मैं इतनी अभी गिरी नहीं हूँ। मैम आप हमेशा जनता के काम करती हैं। आपने कहा कि मैं अपने सिर्फ इसलिए करती हूँ जनता को फायदा पहुंचे, अगर कहा जाए तो। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि मालन नदी की जो पुल है उसकी सड़क बहुत टूटी हुई थी। आपने बहुत लोगों से कहा, डीएम साहब को भी आपने बहुत लोगों को अवगत कराया और उसका ये परिणाम हुआ कि वो रोड सही हो गया। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो रोड
मेरे फेसबुक पे लोगों ने इतनी आलोचना की जब मैंने वो रोड के लिए डाला, और फिर लोगों को नीचे से दिखता नहीं है, एक स्वैन होती है ना बतख जो पानी पे तैर रही होती है, लगता है इतने आराम से ये तैर रही है, और नीचे लोगों को दिखता नहीं है कि उसके पैर किस तरीके से हिल रहे हैं या वो कितनी मेहनत कर रही है उस तरह से आपको दिखने के लिए। तो उसी तरह लोग ये तो देखते हैं कि डॉक्टर राखी ने कोई पोस्ट डाल दी, अपना क्रेडिट ले रही हैं, वो ये नहीं जानते कि मालन नदी की जब मैंने सफाई 2018 से 19 से शुरू की थी, तो मैं हर थर्सडे को जाती थी मालन नदी की सफाई करने के लिए, लोगों के साथ जाती थी, नहीं तो अपने स्टाफ के साथ। सुबह 8 बजे निकलती थी, आके 3 घंटे बाद आकर नहाती थी, अपनी ओपीडी में सीधा बैठ जाती थी, 3 घंटे का वर्कआउट मैं करके आती थी। और उसी साल जनवरी में, ये बात मैं कर रही हूँ मार्च अप्रैल की, और जनवरी में मेरी सर्जरी हुई थी एक। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने धुन मेरे दिमाग में सवार हो जाती कोई चीज करने की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे जने उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। मालन नदी की जो आपने सफाई की उसका परिणाम भी सही है। मालन नदी का अब सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि ड्रेन्स लग रहे हैं, अभी भी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अभी इनफैक्ट हम एक डस्टबिन भी लगवाने जा रहे हैं संतोषी माता के पीछे। थोड़े दिन पहले ईओ साहब आए थे मेरे चेंबर में, और मैंने उनसे बुलाया कि एक डस्टबिन भी लगवाएंगे और दोबारा से सफाई के ऊपर लोगों को, मालन नदी की सफाई के ऊपर लोगों को जागृत करना दोबारा से शुरू करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि वो सड़क में खाली मेरा योगदान नहीं था, आज मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से और लोगों का भी रहा होगा। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ वो लोग जो 1 सेकंड भी अपना निकालते हैं जनहित के लिए। मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की जो जनहित के लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो करना ही है। अगर आपको लग रहा है मैं शो ऑफ कर रही हूँ, या अगर आपको लग रहा है मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन या ऊपर से मेरा ब्रेन कहेगा। लेकिन जो भी कर रहे हैं, मैं फिर भी चाहे वो मेरे आलोचक ही क्यों ना हो, मैं उनकी सराहना करती हूँ कि जो लोग भी अपना समय निकाल के जनहित के बारे में सोचते हैं, पोस्ट डालते हैं, डीएम से कहते हैं, कुछ भी एफर्ट लेते हैं, उन लोगों को सलाम है मेरी तरफ से। हम भी कई बार मैडम के साथ गए हैं, मालन नदी की सफाई में भी हम लोगों का सहयोग रहा है। मैम ने सब लोगों को एकत्रित किया, जितने भी जागरूक लोग हैं। हम लोग डीएम के पास भी गए हैं, डीएम साहब से भी आश्वासन पार्क का मैम ने लिया है, और हमने इसीलिए मैम को इससे पूछा कि शायद कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में एक ये क्वेश्चन चलता है कि मैम चुनाव जरूर लड़ेंगी, और ऐसा ना भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया है और फिर उसको पूरे शहर के अंदर प्रचार प्रसार में सिर्फ 24 या 48 घंटे लगते हैं, पूरे शहर में छा जाते हैं। और मैडम का जो सोशल मीडिया का पेज है उस पर लाखों फॉलोवर्स हैं और उसको फॉलो करते हैं मैम को। तो एक ये चीज़ तो क्लियर हुई जो हमारा शख्सियत में बुलाने का मैम का प्रोग्राम था कि कम से कम हमसे ये ज़रूर पूछें क्या वो राजनीति में दिलचस्पी लेती हैं। तो ये बात तो फाइनली हुई कि ना शायद भविष्य में मैम चुनाव, भविष्य में मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे मेरा भविष्य मुझे कहाँ लेके जाएगा। मैंने सोचा था मैं यूएस से जाऊंगी, मैं नजीबाबाद में हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, दिल्ली चली गई थी, लेकिन मैं इधर ही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया के द्वारा या मेरे कार्यों के द्वारा मेरे पास इतनी फॉलोअरशिप होगी, इतना प्यार मिलेगा मुझे। तो भविष्य में कभी प्लान नहीं करती। मैंने आपसे बताया कि अगर कभी ऐसा मौका आएगा और उसमें मुझे जनहित जो है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे देश के अंदर जो सिस्टम है ना बहुत खराब हो चुका है। वहाँ पे हर चीज़ पावर से ही चलती है, या मनी से या पावर से। मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि सखी के बारे में आपने मेरे से पूछा था, आज ही मुझे पता लगा है कि सखी अब हम इसको पूरे इंडिया के स्तर तक लेके जाना चाहेंगे। तो आज ही हमारे रजिस्ट्रेशन हो गया है सखी वेलफेयर फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन से हम लोग बाहर से, विदेश से और लोगों से भी जिस तरह से भी डोनेशन का पैसा लेंगे, और ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर मेरे पास इतना कलेक्शन होता है कभी भविष्य में, तो अगर ये पार्क और कोई नहीं बनवाएगा तो मैं खुद बनवा दूंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात मैम ने कही कि ये मैं अपने पास से ही बनवा दूंगी अगर ये भविष्य में होता। मैम एक बहुत बड़ी नजीबाबाद को एक जिम्मेदारी मिलने वाली थी, चिकित्सा तो आज जुड़ी ही है, अगर इसमें मेडिकल और जुड़ जाता, मेडिकल कॉलेज नजीबाबाद आते आते चला गया, आपकी नॉलेज में बात होगी, और तमाम बच्चे उससे फायदा उठा सकते थे, छात्र छात्राएं। नजीबाबाद में मेडिकल कॉलेज अगर होता, वो जाना हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, उसके लिए क्या कहें? मेरे ख्याल से बिजनौर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है ये नजीबाबाद के लिए था, ये नजीबाबाद के लिए था। हाँ, लेकिन आई थिंक खाली नजीबाबाद के लिए ये सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि उसमें इतनी जितनी मतलब वो जिस हिसाब से चाहिए, आई थिंक वो मानक चाहिए, तो वो पूरे नहीं हो पा रहे थे नजीबाबाद में। तो वो बिजनौर में तो खुल रहा है, एक अच्छी शुरुआत है। जब वो खुल जाएगा तो हम आगे सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी हम उसको खुलवाने की सोचें। हम एक छोटा सा पार्क तो नहीं करवा पाते और हम फिर मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नजीबाबाद के लोगों को ना अब एकत्रित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अगर आप नजीबाबाद को कहीं पे भी भारत के नक्शे पे देखना चाहते हो।
लो, अब हम एक आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आपसे पूछेंगे, सिर्फ एक लाइन में आपको जवाब देना है, बिना सोचे समझे, ठीक है? ये बड़ा मुश्किल है। लोग देख रहे हैं, मैम तो शुरू करते हैं। सिर्फ एक लाइन में मैम को जवाब देना है। मैम, लोगों ने आपसे पूछना चाहा है, जो आप सब लोगों के दिल की मन की बात है, वो हम लाइव मैम से पूछ रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़ पे। हम मैम से पहला सवाल ये पूछते हैं, हमेशा खुश रहने का राज? अपने पे आत्मविश्वास और ऊपर वाले पे विश्वास। वेल डन, बहुत बढ़िया। दोबारा रिपीट कीजिए। अपने पे आत्मविश्वास और ऊपर वाले पे विश्वास। अपने पे आत्मविश्वास और ऊपर वाले पे विश्वास। एक लाइन में मैंने जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब। अगर जिंदगी में आपको भगवान ने बहुत नवाजा तो क्या जनहित में और काम बढ़ाएंगे? पक्का। मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया है कि एक अपनी कमाई का हमेशा, वो बोलती थी 1/3 हिस्सा हमेशा लोग जनहित में लगाना, तभी बरकत बनी रहेगी। तो मुझे जब ये लगता था भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो बरकत किस तरह से एक लाइन में हाँ करेंगी आप, खूब करेंगी। पक्का। जनहित में बेटी बचाओ भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं से आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, और अगर भगवान ने आपको एक बेटी से नवाजा तो उसका नाम क्या होता? ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, उसका नाम है सखी। आपके 2 बेटे हैं जहां तक हमें पता? मेरे 2 बेटे हैं, अर्नव और काविन। मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सखी, जो SA है वो संदीप से है, SAN, और KHI उसका राखी से है। उसको बनाया इस तरह से गया है कि जिसमें संदीप और राखी का मिलन है। और अगर आप सखी को देखें कि जिस तरह से हम लिखते हैं स, अगर ये बीच की लाइन हम अलग कलर से लिखते हैं तो सखी, और बिल्कुल आप देखेंगे कि उसमें लिखा है राखी, राखी लिखा है, और सखी के अंदर पूरी फैमिली के नाम अर्नव और काविन का नाम भी आता है, करेक्ट। तो बहुत सोच समझ के मैंने रखा है। तो अगर बेटी होती तो उसका नाम सखी होता। बहुत प्यारा नाम, यही समझ लीजिए, बेटी है, सखी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपका पसंदीदा अभिनेता? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। बताइए। अभिनेता मीन्स जो अच्छी एक्टिंग करता हो तो संजय मिश्रा जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत। संजय मिश्रा जी। पसंदीदा अभिनेत्री? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता। नीना गुप्ता बहुत पसंद है मुझे। पसंदीदा कॉमेडियन? कॉमेडियन मिश्रा जी अच्छे कॉमेडियन भी हैं, लेकिन ये कपिल भी देख रहा है शो? कपिल शर्मा, हाँ कपिल शर्मा। हाँ, मैं बहुत कम देखती हूँ आजकल उसका शो, लेकिन कपिल शर्मा हो सकता है गया वगैया कपिल। अरे नहीं, पंजाबी यस कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। और बहुत ही खतरनाक सवाल है कि आपका पसंदीदा विलन कौन है? अमजद खान होता था, उसके बाद कोई विलन है ही नहीं। अमजद खान। हाँ, बहुत बढ़िया। मैम, लोग दिवाली आ रही है, चलिए थैंक यू, आपने बहुत एक ही लाइन में बहुत अच्छा जवाब दिया, और लोग बहुत इंटरेस्ट भी होंगे क्योंकि कुछ लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने उन लोगों का नाम लिया है जो वाकई अभिनय करना जानते हैं जी, और जो कलाकार हैं, जिन्हें कलाकार एंटरटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। और ये आपने जितने भी नाम लिए हैं बहुत बढ़िया और अच्छे नाम है, शायद लोगों को भी अच्छा लगेगा, ऐसे लोगों से प्रभावित होना चाहिए। पूछने का मकसद था आप लोगों की जो धारणा है वो ऐसी होनी चाहिए, आपका जो एक आइडियल हो वो ऐसा होना चाहिए। मैम, आ रही है दीपावली पर कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम चाइनीज लड़ियां लगाएं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो बेचारे मिट्टी के दिए बनाते हैं उनकी दुकानदारी हो। आप किसका पक्ष करेंगे, चाइनीज लड़ियों को या मिट्टी के दिए? इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। आई थिंक सभी बताना मैं किसका पक्ष करूंगी, मिट्टी के दियों का करूंगी ऑफ कोर्स। मैं पिछली दिवाली पे बच्चों को लेके भी गई थी, हमने मिट्टी के दिए बनाए भी, और उन्हीं मिट्टी के दियों से हमने अपना घर में दीपावली मनाई। तो अगर आप चाइनीज लड़ियाँ आपकी पहले से खरीदी हुई हैं, उन्हें वेस्ट मत कीजिए, नई मत खरीदिए। तो हमेशा जाइए किसी कुम्हार के पास, उसके मिट्टी के दियों की उसकी भी दिवाली बना दीजिए भाई। मैम, ज़्यादातर बाजार के अंदर चाइनीज लड़ियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जगह जगह सजा पड़ा है बाजार, और लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं, और मिट्टी के दिया कोई नहीं खरीदता। ये सिर्फ अल्फाजों में बात है, ज़मीनी नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। आई थिंक थोड़ा सा रेवोल्यूशन वहाँ भी चाहिए, अगर हम थोड़ा सा अपने कुम्हारों को एम्पावर कर दें ना कि वो स्टाइलिश दिए बनाएं। आजकल का टाइम ऐसा है, मैं पीछे बहुत महंगे चीज़ें मिल रही थी, किसी प्रदर्शनी में गई थी, एक बड़े बड़े फ्लास्क मिल रहे हैं, मिट्टी के पैन्स मिल रहे हैं, तवे मिल रहे हैं। तो अगर हम किसी तरह अगर ऐसा कुछ वो हो कि हम अपने कुम्हार लोगों को थोड़ा सा एम्पावर और मॉडर्नाइज कर दें, पर वो तभी होगा जब हम उनके दिए खरीदने शुरुआत करें। आप समाज सेविका भी हैं, उसके साथ साथ एक अच्छा अभिनय भी करती हैं, अभिनेत्री भी हैं, अच्छा किरदार करती हैं, इसके साथ साथ आप OPD भी करती हैं, तो हॉस्पिटल को कैसे समय दे पाती हैं आप? देखिए, मैं OPD कभी किसी चीज के लिए भी ये सवाल बहुत खास ने पूछा है। बहुत लोगों ने पूछा होगा, क्योंकि लोगों को लगता है शायद ये कभी इधर रहती है, कभी मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तभी मैं इतने सारे रोल्स कर पाती हूँ। अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होता
तो मैं आज इस पोजीशन में नहीं होती। तो ओपीडी मैं कभी नहीं छोड़ती। बहुत ही रेयर होगा कि मुझे ओपीडी छोड़नी पड़ी हो। मेरे साथ 8 लोग मेरी ओपीडी संभालते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपॉइंटमेंट्स लेके भी रखते हैं, अगले दिन के लिए बुला के भी रखते हैं। अगर किसी वजह से मुझे अचानक जाना पड़ गया तो हम कुछ लोगों के नंबर्स लिख के रखते हैं जिन्हें हमने बुलाया है, और हम कॉल करते हैं उन लोगों को कि मैम आज नहीं बैठेंगी। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। फिर भी आई नो कि मैं बहुत सफिशिएंट टाइम, मैं इवनिंग ओपीडी कई सालों से नहीं करती, पर ये मेरा शुरू से डिसीजन है, जिस हिसाब से फिर भी ऊपर वाले की कृपा है। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो इसका मतलब मेरे में कुछ हुनर तो होगा जो पेशेंट आते हैं। ये बात सही है कि शायद लोगों को ये लगता है कि मैं अपने काम को प्राथमिकता नहीं देती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले मेरा प्रोफेशन है, मेरे बच्चों से भी पहले मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी 15 साल के हैं, मेरा प्रोफेशन 22 साल पुराना है। तो बड़ा तीखा सवाल किसी ने पूछा है, कहने लगे पूजा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मैम का नेचर भी अच्छा है और पूरे स्टाफ का नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन जब पर्चा बनता है तो बहुत अफसोस होता है, बड़ा महंगा बनता है। देखिए, जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो हम सिर्फ डॉक्टर की फीस नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हम वो सारी जो चीज़ें हमने कैसे जुटाई। अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जैसे दिल्ली में वगैरह में भी एक अच्छे हॉस्पिटल, तो आप हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पे करते हैं। अब आप सारा काम अगर करना चाहें, देखिए मैं अपनी फीस पूरी माफ़ कर सकती हूँ अगर कोई ऐसा गरीब इंसान हो तो मुझे लगता है, लेकिन उसके अलावा जो दवाइयाँ लगी हैं, या जो बेड चार्जेस हैं, या जो बिजली को 24 घंटे चलाने का चार्ज है, या हमारे स्टाफ का चार्ज है, और इतने हज़ारों चार्ज होते हैं जो आप सोच नहीं सकते, तो उसको किस तरह से कम करा जाए, उसकी एक लिमिट होती है। अगर वैसे करते तो एक बिजनेस मॉड्यूल की तरह भी आपका हॉस्पिटल चलना जरूरी है। खाली आप इलाज करते रहे, एक अच्छे डॉक्टर हो, उससे आपका हॉस्पिटल नहीं चलता। अगर आप एक बिजनेस मॉड्यूल अच्छा नहीं बनाएंगे तो आपका हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये चीज़ें रेगुलरली कैसे दे सकते हैं लोगों को। और फिर उसके अलावा भी मैंने जैसे बताया 1/3 ऑफ माई इनकम मैंने खुद ये सोच के रखा है कि मैं जो अपनी इनकम है उसमें से 1/3 और ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही खर्च देती हूँ, बल्कि मेरी तो पूरी इनकम ही जनहित में जा रही है आजकल। नजीबाबाद के आसपास के क्षेत्रों का आज ऊंचाइयों को छू रहा है पूजा हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ से फ़ायदा भी पहुँचता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर पार्किंग से बहुत परेशानी होती है और इस परेशानी का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है और आने जाने वालों को परेशानी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये सवाल हमने डॉक्टर संदीप साहब से भी पूछा था, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उनका आंसर नहीं सुना, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा हम लोग ना कोऑपरेट नहीं करना चाहते कि जैसे घर से हम रिक्शा में भी आ सकते हैं, वो रिक्शा हमें वहाँ ड्रॉप कर दे और चले जाए। हर एक इंसान आएगा ओपीडी में दिखाने के लिए कि गाड़ी खड़ा करेगा, तो इतनी पार्किंग तो किसी के पास भी नहीं है। हम पार्किंग की, डॉक्टर साहब ने तो हमारे घर की भी थोड़ी सी जगह निकाल के पार्किंग में दे दी। इस तरफ भी पार्किंग है, पार्किंग के बंदा रहता है बाहर, वो मैनेज करता है पार्किंग को, सामने भी कभी कभी खड़े करवा देते हैं। फिर भी जितने भी आप कर लेना, पार्किंग सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ड्यूरिंग ओपीडी टाइम हमारा जो फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है। फुटफॉल ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग ये भी समझते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल होगा तभी लोग जाते हैं, फुटफॉल तभी ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा अगर मैनेज करें, क्योंकि आप बहुत दूर नहीं रहते, तो अपना प्राइवेट वाहन ना लाके रिक्शा जो वहाँ ड्रॉप कर दिया, अगर रिक्शा को यूज़ करें, इस बहाने रिक्शा वाले की भी कमाई हो जाएगी और आपके लिए भी सहूलियत। क्या भविष्य में बड़ी कोई लैंड लेकर 5-10 बीघे जमीन लेकर पूजा हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है? मेरे बस का तो नहीं है। डॉक्टर संदीप से ही पूछना है। मेरे बस का तो नहीं है। अभी हम ऑलरेडी इतना एक्सपेंशन कर चुके हैं, हमने बहुत अपना कैपिटल भी हमारा एक्सपेंशन में है, और अभी पता नहीं हमारे बच्चे आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, छोटे हैं अभी, लेकिन आगे फ्यूचर को, जैसे मैंने कहा, फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। ऑलवेज बी होपफुल कि कुछ ना कुछ 5-10 बीघा जमीन लेके बाहर जाना मुझे नहीं लगता शायद आउटर पे कहीं जैसे कोटद्वार रोड है, हरिद्वार रोड है, समथिंग कुछ जमीन अगर योगी जी डोनेट कर दे तो फिर हम कर लेंगे। हमारे पास जमीन कैसे खरीदेंगे। चलिए, हमारे सबसे बहुत विशेष है आपके साथ। अब मैम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आपने हमेशा लोगों की मदद तो आप करते ही हैं, इसमें कोई बात नहीं है, आपने चुनाव लड़ने के लिए भी मना कर दिया, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि खुश हो जाए बड़े लोग आज क्या होता है, ये इसका स्वार्थ निकालते हैं पीछे से कि अगर आप मेहनत कर रही हैं तो इसका क्या रीजन हो सकता है। हाँ, रीजन क्या हो सकता है, मे भी पॉसिबल हो सकता है मैम चुनाव जरूर लड़ेंगी, अभी बता नहीं रही, अभी बता नहीं रही, अभी प्लानिंग कर रही, बस मुझे टिकट मिलने ही वाला है, लेकिन मैं क्यों बताऊं। अभी मैम फिर लोगों के गले सूख जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। आप मिल जाएगा तो फिर तो लड़ूंगी ना। नगर पालिका लड़ेंगी आप?
टिकट मिलेगा क्या? मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ पर अभी। टिकट मिलेगा? अगर मैम कह रही है मुझे टिकट अगर पार्टी ने दिया तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, बताइए। मेरे को आपके लिए पूछना होगा possible है? नहीं, नजीबाबाद में कुछ ही ढंग के डॉक्टर बचे हैं उनको डॉक्टरी करने दो। खैर मैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ। वो नहीं चाहती कि चुनाव लड़ना, लेकिन उनकी एक कार्यशैली है, वो बहुत अच्छी है, वो काम करती हैं। लेकिन लोग अपने दिमाग से बहुत सारे इसके सवाल बना लेते हैं। नहीं, आप बनाते रहिए जो जिसको सवाल बनाना है। जैसे मैंने कहा, मुझे आलोचकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये काम अगर पूछे कि किस लिए कर रही हूँ, ये अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। इंसान को अंदर से खुशी हो, जब हम ऊपर जाएंगे और हमें अपना मुंह दिखाना होगा तो मुझे ये साथ में परोपकार अपने साथ लेके जाना है। फिर उसके अलावा कोई चीज आपके साथ में जाने वाली नहीं है। ये बात बड़ी दकियानूसी लगेगी एक दिल्ली की लड़की से, लेकिन ऐसे ही मेरे संस्कार हैं, ऐसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है। और ऐसी ये कोई मैंने आज से करना नहीं शुरू किया। मैंने जैसे बताया, मैं 15 साल 20 साल से ये करती हूँ। मैं बहुत छोटी भी थी तो पास के झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को पढ़ाने जाया करती थी। तो बहुत छोटी स्कूल में थी, अपनी बुक से पढ़ाने जाया करती थी। उन्हें हिसाब किताब, उनका नाम तक लिखना सिखाया था और रेगुलरली जाया करती थी। तो मेरी मम्मी ने बहुत लोगों को आत्मनिर्भर बना के उनकी हेल्प की है। तो ये कोई मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। तो आप ये सोचते रहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर आपको उसमें भी सोचना पड़ रहा है कि वो क्यों कर रहा है, आप उसमें भी रीजन ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी है, उसकी नहीं जो कर रहा है। पूरे सप्ताह में से कितने दिन अपने लिए लेती हैं आप? संडे कोई काम नहीं संडे के दिन? संडे कभी कभी संडे में भी पेशेंट्स हो जाते हैं और संडे में बाकी के काम रहते हैं। संडे मेरी फैमिली के लिए। लेकिन संडे में कई बार अफसोसजनक है या यूँ कह लीजिए, ये मेरी एज है जिसमें मुझे ज़्यादा काम करना है। तो संडे में कई बार मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। मुझे सिर्फ एक ही बात में थोड़ा सा गिल्टी लगता है कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ। पर मुझे लगता है कि जब वो मेरे को देखते हैं तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस वजह से आपकी मम्मी बिजी हैं, ताकि उनके अंदर भी ये संस्कार ऑटोमेटिकली आए। बस मैं वही होप करती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे संस्कारों को और डॉक्टर संदीप के संस्कारों को फॉलो करें। तो आपके संस्कार आपके माता पिता से मिले या ससुराल में मिले? दोनों से। दोनों मेरे जो फादर इन लॉ है, जिनका डॉक्टर वीके अग्रवाल, जिन्होंने ये हॉस्पिटल की नींव रखी, उन्होंने पहले दिन ही मुझे कहा था। वो बहुत कम बात करते हैं पापा, लेकिन पापा की एक बात मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि कभी भी ना पैसे के लिए काम मत करना। बस एक ही बात मुझे उनकी वो याद रही और मैंने उसको अपने दिमाग में वो कर लिया। कह रहे तुम जब काम करने लगोगे ना बहुत पैसा आएगा, लेकिन कभी भी ना पैसे के लिए काम मत करना। तो मुझे उनकी ये बात हमेशा से याद रहती थी और हमेशा मैंने कोशिश यही की कि जब भी मैं वो करूँ, कि मैं जब अपना काम या कोई डिसीजन मेकिंग करती हूँ तो मेरा क्राइटेरिया पैसा कभी नहीं होता। पैसे के लिए मैम कभी काम नहीं करती, पैसा तो खुद आ जाता है। ये भी बड़ी बात है। हमारी भी सोच हमेशा ये रहती है, चैनल बनाया है, सब कुछ बनाया है, शख्सियत चला रहे हैं, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ शौक के लिए हम काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैम, लोगों ने कहा है मैम की आवाज लता मंगेशकर से मिलती है क्या? लता मंगेशकर जी, वेरी सॉरी, ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या एक अंतरा मैम सुनाएंगी? हाँ, दर्शकों को, हजारों लोग जुड़े हैं मैम। लता मंगेशकर जी का, वैसे मैं पहले बड़ा अच्छा गा लेती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल रियाज नहीं करती, इसलिए अच्छी नहीं गाती। सनवर भाई, मुझे पता नहीं अगर वो देख रहे हो जी, आकाशवाणी के सनवर भाई। हाँ, तो आकाशवाणी के सनवर भाई बहुत कोशिश कर चुके हैं कि दोबारा से मेरी वो शुरू करवाएं। हम लोग बड़ा अच्छा वो गाते थे, लाज मेरी पत रखियो बला झूले लालन, जो वो है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं गा पाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो लता मंगेशकर जी का एक लाइन बस एक अंतरा सुना दीजिए, मुखला सुना दीजिए कुछ। एक लाइन बस, अंतरा मुखड़ा मुझे नहीं पता इतना। बाहों में चले आओ, पता नहीं गा पाऊंगी कि नहीं। चलिए, एक माधुरी दीक्षित की एक फिल्म थी, मुझे उसका लाइन याद आ रही है। जो आपको पसंद हो वो सुनाइए मैम। जो अरे रे हरे हे क्या हुआ, कोई ना पहचाना, अरे रे हरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। बस। अरे बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी आवाज है और हमारी विशेष आपके साथ है। कुछ भी ना हो तो आप सिंगर तो बनी जाएंगी, बहुत अच्छी।
मैं बहुत कुछ बन चुकी हूँ और हम लोग चिंता वो करें हम लोग नेहा जो कक्कड़ कुछ बनना चाह रहे हैं और उनके रास्ते में मैं आ रही मैम हूँ। सिंगर है नेहा कक्कड़। हाँ, और बहुत चैरिटी भी करती हैं। हाँ। और मतलब हम लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हैं हाँ, नेहा कक्कड़ जी she's से। very हम ऐसा nice। देखना चाहते हैं कि मैम राखी नेहा कक्कड़ जैसी एक सिंगर बने और वो भी नाम रोशन करे। अच्छी आवाज़ है आपकी, आप इसमें भी ट्राई कीजिए। अगर कहा जाए तो सर्व संपन्न महिला हमारे सामने है, सारे गुण इनके अंदर है। हाँ, सब गुण महिला हमारे सामने है जिनके अंदर भगवान ने सारे गुण दिए हैं और वाकई ये बड़ी काबिल तारीफ बात है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई है और ये एक जागरूक महिला, यह है महिला शक्ति। अगर कहा जाए तो वाकई डॉक्टर राखी अग्रवाल जी महिला शक्ति में बिल्कुल फिट बैठती हैं और इनके जज्बे को सलाम कि हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। और ये भी आज क्लियर हुआ कि भविष्य में अगर हो तो अलग बात है, फिलहाल चुनाव 5वीं 6ठी बार बता रहे हैं जी हाँ। जरूर मैम, ये सबसे बड़ा पॉइंट था शख्सियत में बुलाने का, लोगों के शख्सियत में कमेंट बुलाने का अच्छा कि मैम चुनाव लड़ेंगे या लड़ेंगे, ये बात क्लियर कीजिए। अरे मेरे आप शख्सियत वालों से पूछिए कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मुझे हाँ अपने कमेंट views जरूर दीजिए। करिएगा, हाँ। कमेंट कीजिएगा कि मैम को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर देखिए चुनाव लड़ती है मैम तो शायद जो काम मेरा है- इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आप अपना वो जरूर दीजिए, इसमें अपना एक विचार रखिएगा। लड़ना चाहिए तो क्यों, नहीं लड़ना चाहिए तो क्यों? तर्क के साथ करें बात, तर्क जरूर होना चाहिए। वितर्क हो सकता है मैम खुद दें, अगर आप इसमें तर्क लिखेंगे कि मैम ये आवश्यकता है आपकी तो शायद। और आखिर में बस ये कहेंगे मैम का बड़ा कीमती समय है, मैम दिवाली से संबंधित लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी और लोग हमेशा मोटिवेट रहें, मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा युवाओं के लिए? एक तो दिवाली के लिए तो यही मैसेज है कि जितने भी कुम्हार हैं आपके आसपास के मिट्टी के दिए खरीदें और उन्हीं से ही दिवाली मनाएं, तभी सच्ची दिवाली होगी। और दिवाली के जैसे हम लोगों का पूजा हॉस्पिटल है तो दिवाली बहुत खास होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हर धर्म और जाति के लोग काम करते हैं। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि जिसमें हम भूल जाते हैं और सभी लोग इसको उसी तरह से मनाते हैं। वैसे दिवाली, होली, हमारे पूजा हॉस्पिटल की ईद, दिवाली, होली, सबको सभी रोज़ाफ्तारी भी होती है। हाँ, बिल्कुल सभी फेस्टिवल ऐसे मनते हैं। तो पूजा परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी? मोटिवेशनल में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न, या जो भी आपने कहा कि मैडम बहुत सालों से काम करती आ रही, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो आता है वो मेरे अपने ऊपर आत्मविश्वास से आता है, बिलीफ से आता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने पर विश्वास रखें कि आप ये कार्य कर सकते हैं या इस तरह के इंसान बन सकते हैं। तो जहां आपका बिलीफ होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। और एक कॉन्फिडेंस के अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन होता है अगर वो ऑनेस्ट हार्ट से हो, मतलब कि अगर अपने दिल में सच्चाई होगी तो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है, जो उसका निखार होता है, वो एक अलग ही निखार होता है। तो ये बातें बहुत याद रखिए, अपने दिल से सच्चे रहिए और सच्ची जो आपके दिल की जो लौ है वो बहुत सारे लोगों तक छुएगी और बहुत सारे फॉलोअर्स भी देगी आपको। हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन मोहतरमाना गुजारिश ये है कि उर्दू को आप कैसे लेती हैं? मेरे दादा जो थे वो उर्दू में लिखा करते थे और शायद तभी कुछ उर्दू के लफ्ज़ हैं जो हमारी जो बोलने के लहजे में हम ऑलरेडी वो हो गए हैं, सारी चीज़ें मिला देते हैं हम लोग। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, उर्दू भी अच्छी लगती है, बहुत अदब वाली लैंग्वेज है। तो पर अब मैं बहुत मिक्सचर हो चुकी हूँ, इंग्लिश भी हो चुकी हूँ, हिंदी भी हो चुकी हूँ। अगर ये सेंटेंस आपसे कहें कि उर्दू में बताइए तो आपको ये चीज़ बताइए तो मैं उसका वो बोलूँ। हाँ, वो थोड़ा आप ये कहे कि हमारा जो त्यौहार है दिवाली बहुत ही खुशियों का है, इसे उर्दू में कैसे कहेंगे? लोगों को दिवाली की मुबारकबाद उर्दू में कैसे देंगी आप? नहीं, ऐसे मुझे नहीं आता। सभी मोहतरमों को हाँ। चिरागे ईद की दिली मुबारकबाद, ये उर्दू के अल्फाज मुयस्सर होते हैं। और मुख्तसर सी बात ये है कि मैम ने कहा कि हमारे दादाजी उर्दू बहुत अच्छी बोलते हाँ, थे। वो उर्दू का ही न्यूज़पेपर पढ़ते थे। जी, आज भी बहुत सारे लोग उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उर्दू एक बहुत खूबसूरत और बहुत मीठी ज़बान है और बहुत उम्दा ज़बान है। हम हिंदी ज़बान की भी बहुत इज्जत करते हैं और इंग्लिश ज़बान की भी, ये भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुल मिल गई है। लेकिन मैम राखी, फिर हम कहेंगे कि वाकई सब लोगों का हमेशा दिल जीतती हैं और लोगों की भावनाओं की बहुत कदर करती हैं। और सबसे बढ़िया बात, चाहे वो दीपावली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो या रमज़ान की रोज़ा अफ्तारी हो, सबसे आगे दिखाई देता है पूजा फैमिली।
हमारी ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की भी और पूजा हॉस्पिटल को भी, वो खूब तरक्की करे और आने वाले Thank you. भविष्य में लोगों की खूब मदद करें। Thank you. और बहुत शुक्रिया। और मैम की आवाज़ के लिए हमारे लिए तो यही कहेंगे कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आज मैम बुलंदियों पर ठहरी हुई हैं। अशोक साहिल के इसी शेर के साथ हम फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे इसी वक्त, आपको बता देंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए और आखिर में कहेंगे मैम सबका शुक्रिया अदा करें जो शख्सियत देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल किए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ वो वन लाइनर्स डिफिकल्ट थे। मैं अभी डिफिकल्ट इसलिए नहीं पूछना क्योंकि आप चाहे आप कोई भी क्वेश्चन पूछते, मैं जनरली क्वेश्चन में वो नहीं रहती कि भाई पहले से आप मुझे बताएं। मुझे अच्छा लगता है इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वो दिल से निकली हुई बात। क्वेश्चन दरअसल वहाँ बनते हैं मैम जहाँ कोई जनता की बात करता है, जहाँ कोई चुनाव लड़ने की बात करता है, क्वेश्चन उनसे बनता है। ये अपना व्यक्तिगत जीवन है, आप जी रही हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैंने चुनाव लड़ने अगर आप चुनाव लड़ते तो क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं। हमने वो फहरिस्ती बंद कर दी, हमने वो कॉलम क्लोज कर दिया जिसमें क्वेश्चन पूछने थे। लेकिन अगर आप कहती हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी तो सवाल तो फिर बहुत सारे थे। लेकिन जब आपने कह दिया मेरे अपना व्यक्तिगत लाइफ है, मैं फ्रीडम हो जीना चाहता हूँ, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। नहीं तो फिर सड़क के भी सवाल थे, पानी के भी थे, हाउस टैक्स के भी थे, बहुत सारे सवाल। वो सब सवाल अब आप संभाल के रखना। अब जो चुनाव लड़के जीत कर आएंगे हम सब मिलकर उनसे जरूर पूछेंगे। पार्क का सवाल भी उनसे पूछेंगे और अच्छी सड़कों का भी। और हम भी यही चाहते हैं, चैनल बनाने का मकसद यही है कि जनता को अच्छी चीज उन्हें प्रोवाइड हो और जनता खुश रहे, हमेशा स्माइल बनी रहे, हमेशा खुश रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज के शख्सियत कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।